हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। इसमें आप देखेंगे आज क्लास 9th के मैथ का प्रश्नावली 10.1। इसमें आप देखेंगे जो खाली स्थान भरना है इसमें। तो इसमें देखिए खाली स्थान भरना सरल होता है, लेकिन इसको अगर प्रत्येक पॉइंट को आप समझेंगे तभी जो है मैथ की आपको पूरी अच्छी जानकारी मिल पाती है। तो देखिए इसमें ये पहला आपका जो प्रश्न है खाली स्थान भरने में, पहला है वृत्त का केंद्र वृत्त के डॉट डॉट में स्थित होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। तो आप देखें चूँकि वृत्त का केंद्र जो है वृत्त के अंदर ही स्थित होता है, इसलिए यहाँ भरेंगे अभ्यंतर में, भरेंगे पहले में अभ्यंतर। ठीक, अगला देखें, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डॉट डॉट में स्थित है। कहाँ, मतलब बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। तो इसमें से ये अभ्यंतर या बहिर्भाग। अब देखें जैसे एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अब देखिए से कोई ये वृत्त है, ठीक है। अब ये त्रिज्या होती है केंद्र से लेकर के ये वृत्त तक, ठीक है। अगर कोई बिंदु जो है त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो, इसमें क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र से दूरी, जो एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। तो मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, ठीक है, एक्स है, जो कि इसकी दूरी इसके त्रिज्या से अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है वो ये जो बिंदु होगा ये वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे बहिर्भाग होगा। बहिर्भाग, ठीक। अब देखो तीसरा ऑप्शन इसमें, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। तो जीवा इसमें क्या होता है, जो जीवा वो रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। कोई भी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु काट दे वो जीवा होती है, ठीक है। अब ऐसी जीवा जो सबसे बड़ी जीवा होती है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो सबसे बीचों बीच जाएगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे से मान लीजिए या व्यास है, ठीक है। व्यास के देखिए अगर ऊपर नीचे कोई रेखा खींचेंगे तो व्यास छोटी होगी, ठीक। तो अभी जो छोटी रेखा छोटी हो रही, तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा, जो 20 व्यास है वो भी जीवा, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है किसी भी वृत्त की। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन होगा इसे जो फिल किया जाएगा वृत्त का व्यास, यहाँ पे इसमें व्यास होगा, ठीक। अगला देखें चौथा खंड इसका, एक चाप डॉट डॉट होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो देखिए इससे कोई चॉप है, चॉप तो होता है स्टूडेंट्स की इसे आपको इसे चाप, जैसे एक चाप है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अगर ये चाप का सिरा ये चाप यहाँ से, ठीक है, अगर ये चाप का सिरा जो है अगर व्यास होगा, व्यास का सिरा होगा, तो क्या होगा फिर, तो जो चाप होगा ये पूरा ये अर्धवृत्त कहलाएगा। तो इसमें जो है होगा अर्धवृत्त, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन भरा जाएगा इसमें अर्धवृत्त होगा, ठीक। देखिए पांचवा खंड इसका, पहले प्रश्न का, वृत्तखंड एक चाप तथा डॉट डॉट के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पे आपको वृत्तखंड समझने की जरूरत है। तो जो वृत्तखंड होता है, इससे देखिए ये जीवा है और ये चाप है, ठीक है। तो इसको वृत्तखंड कहते हैं, इस भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वृत्तखंड है तो यहाँ पे देखेंगे आप जो वृत्तखंड होता है वो चाप और जीवा के बीच का भाग होता है, ठीक है। इसे ये चाप है, ठीक है, ये सॉरी ये जीवा है और ये चाप है। तो जो ये क्षेत्र है ये एक कहलाता है वृत्तखंड, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फिर चाप तथा जीवा, चाप तथा जीवा के बीच का क्षेत्र जो होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। यहाँ पे इसमें जीवा भरा जाएगा। फिर देखें छठवें खंड में, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उससे डॉट डॉट भागों में विभाजित करता है। इसमें देखें जो वृत्त होता है किसी तल को 3 भागों में विभाजित करता है। बता दें आपको, देखिए यहाँ पे लिखे 3 भाग, ऑप्शन लिख देते हैं 3 भाग। कैसे देखें, इसे ये आपका वृत्त है, ठीक है। देखें जो ये केंद्र होता है ये हो गया, और ये क्षेत्र अंतः क्षेत्र, ठीक है, और ये वाय क्षेत्र, ठीक है, और ये क्षेत्र।
मतलब वृत्त वृत्त और बाह्य क्षेत्र और वृत्त का अंतर क्षेत्र, यहाँ पे 3 भाग इस प्रकार से होता है। ठीक, कौन भाग? आप देखेंगे कि वृत्त के का अंतर क्षेत्र ये, ठीक है, और वृत्त पर जो जो रेखा होती है इसको कहते हैं वृत्त पर, ठीक, एक दूसरा भाग है। और जो वृत्त का जो बाहरी भाग है ये तीसरा भाग है। तो इस प्रकार से कोई वृत्त किसी क्षेत्र को, किसी समतल को 3 भागों में बांट देता है। तो यहाँ पे इसलिए 3 भाग बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं आप दूसरा प्रश्न से यहाँ पे देखिए, लिखिए सत्य एवं या असत्य, अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला, ठीक है, इस यहाँ पर कथन सत्य हो, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए केंद्र है ये, ठीक है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु, ये वृत्त है, जो रेखा होती है, जो ये परिधि है, इसको वृत्त कहते हैं। ठीक है, आप वृत्त किसी बिंदु मिलाते हैं, जो ये रेखा जो होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं, आप समझ सकते जानते हैं पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे इससे त्रिज्या जो है लिखा गया, ये कथन यहाँ पर सत्य होगा, यहाँ पे सत्य लिख सकते हैं आप। ठीक, दूसरा प्रश्न देखें, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो यहाँ स्टूडेंट जो है असत्य होगा। असत्य क्यों होगा बताते हैं आपको। देखिए यहाँ देखें, जैसे ये मान लीजिए कोई जीवा इतनी बड़ी है, ठीक है, इसके समान कितनी जीवाएं हैं। अगर आप इसका एक बिंदु नीचे लेके चले जाएंगे, यहाँ पे एक बिंदु ऊपर लेके चले जाएंगे, तो देखेंगे जो ये जीवा है, इसके समान दूसरे जीवा हम यहाँ पे तुरंत साथ में खींच सकते हैं। इसका बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इस प्रकार से अगला इसमें भी और जीवा इसी के बराबर में ही खींचते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है एक वृत्त में एक समान कई असंख्य जीवाएं होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो है जो यहाँ परिमित लिखा गया है, यहाँ पे अपरिमित होना चाहिए था, मतलब कि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती है, जबकि यहाँ पे परिमित लिखा गया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होता है। यहाँ पे कथन स्टूडेंट ये कथन असत्य है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे देखिए एक वृत्त है, ठीक है, हम इसको 3 बराबर चापों में बांटते हैं, जैसे एक चाप हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा हो गया, ये यहाँ से तीसरा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए लिख रहे हैं, बी और सी, आप देखिए चाप ए बी और बी सी और सी ए बराबर चाप है। ठीक है, आप देखेंगे जब जो दीर्घ चाप होता है, दीर्घ चाप जो होता है कोई चाप वृत्त के आधे से ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लीजिए डी, हम डी पर दे देते हैं, यहाँ पे ए सी डी दीर्घ चाप होगा, जो कि देखिए आप जो है ये अर्धवृत्त से ज़्यादा है, मतलब कि ये है दीर्घ वृत्तखंड जो कोई होता है। तो इसको मतलब ये जो है शून्य देखेंगे, अगर इसको मिलाएंगे हम, ये देखें आप यहाँ पे जो ये लघु वृत्तखंड बन रहा है। ठीक है, अगर दीर्घ चाप होता तो जो रेखा मिलाने पर बनता हमारा, फिर जो है वो दीर्घ वृत्तखंड बनता। तो इसलिए जो है 3 बराबर चापों में बांटने पर कोई वृत्त जो है दीर्घ चाप वहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसलिए कथन असत्य है। अगला प्रश्न देखिए आप स्टूडेंट्स, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई जीवा त्रिज्या से दुगनी हो व्यास है। तो कथन ये स्टूडेंट्स ये सत्य है। सत्य क्यों है आप देखें, वृत्त कोई जीवा है, जीवा आप समझ सकते हैं, जीवा जो होती है, व्यास जो होता है वो एक जीवा भी होती है, जो कि किसी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ठीक है, देखें आप समझ जानते हैं पहले से ही कि जो वृत्त व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, अगर यही जीवा है, यही व्यास है हमारा। ठीक है, अब व्यास जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास जो कि एक जीवा ही है, इसलिए कथन ये सत्य है। ठीक, अगला खंड देखें, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप, तो इसमें यहाँ पे कथन असत्य है। असत्य क्यों है, जो यहाँ पे देखें, जो त्रिज्यखंड होता है वो त्रिज्यखंड जो है 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पे जबकि दिया शून्य जो है, यहाँ पे संगत चाप और जीवा दी गई है, जीवा के बीच का जो है क्षेत्र नहीं होता, इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इतना जो क्षेत्र हमारा ये है इसको त्रिज्यखंड, जो त्रिज्यखंड आपसे देख सकते हैं कि ये त्रिज्या और
इस चाप के बीच का भाग होता है। यहाँ लिखा है हमारे पास, लिखा है कि जीवा एवं संगत चाप के, तो जीवा ही यहाँ पे अगर त्रिज्या होता है तो हमारा कथन सत्य होता, इसलिए यहाँ पे ये कथन असत्य, क्योंकि यहाँ पे जीवा लिखा गया है। तो जीवा एवं संगत चाप के बीच का भाग शून्य जो है वो जो होता है वो उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। जैसे ये जीवा है और ये चाप है, ठीक है, जो इसका बीच का क्षेत्र, ये क्षेत्र, इसे हम वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि त्रिज्यखंड, ठीक है, अतः यह कथन असत्य है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले अंतिम प्रश्न में। देखें, वृत्त एक समतल आकृति है, ये कथन शून्य सत्य है। ठीक है, क्योंकि देखें कि जो वृत्त होता है वो समतल क्षेत्र पर ही बनता है। ठीक है, तो ये इसलिए कथन ये सत्य है। तो सुनिए, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले अभ्यास पे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।